नमस्कार, पीकी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है बेटी का विद्रोह। रीमा अपनी माँ की मृत्यु का समाचार पाकर हिंदुस्तान लौटी। वह तो भारत को लगभग भूल ही चुकी थी और पिछले कई वर्षों से लंदन में रह रही थी। उसने वही की नागरिकता भी ले ली थी। पिता के न रहने पर करीब 15 वर्ष पूर्व रीमा भारत आई थी। यह तो अच्छा हुआ कि छोटी बहन सरिता ने उसे तत्काल मोबाइल पर माँ के न रहने का समाचार दे दिया था। उसे अगली ही फ्लाइट का टिकट मिल गया और वह अपने बॉस की मेज पर 15 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन रखकर तत्काल फ्लाइट पकड़ने निकल गई। वहाँ माँ का अंतिम संस्कार उसी की वजह से रुका हुआ था। सब साड़े के दिन थे। घाट पर सीमा, सरिता और उसके पति तथा परिवार के अन्य दूरपास के सभी नाते रिश्तेदार भी पहुंचे हुए थे। यद्यपि घाट पर छोटे चाचा और मौसी का बड़ा लड़का भी मौजूद थे, लेकिन इसका समाधान घाट के पंडितों द्वारा ढूंढा जा रहा था कि दोनों बहनों में से किसके पास माँ को मुखाग्नि देने का अधिकार अधिक सुरक्षित है। तथे सरिता ने प्रस्ताव किया, पंडित जी, माँ को मुखाग्नि देने का काम बड़ी बेटी होने के कारण रीमा दीदी करेगी। उन्होंने ही हमेशा माँ के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया है। काफी देर बहस होती रही। आखिर में बड़ी जहद के बाद यह निर्णय हुआ कि यह कार्य सीमा के हाथों ही संपन्न करवाया जाए। हमेशा जींस टॉप पहनने वाली रीमा आज घाट पर पता नहीं कहां से माँ की साड़ी पहनकर आई थी और एकदम माँ जैसी ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ से हमेशा खफा खफा रहने वाली रीमा के मन पर माँ के चले जाने का कुछ तो असर जरूर हुआ है। अगले 3-4 दिन बड़ी व्यस्तता में बीते। माँ की मृत्यु के बाद के सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न किए गए। पंडितों के अनुसार बरसी का हवन यज्ञ आदि 10 दिन से पहले करना संभव नहीं होगा। रीमा के वापस जाने से 2 दिन पूर्व की तिथि नियत की गई। अगले दिन सरिता ने घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाल ली। सीमा ने पहले ही कह दिया, तू माँ की लाडली बिटिया थी, इसलिए माँ का ये घर, सामान, जमीन जायदाद व धन संपत्ति अब तू ही संभाल। न तो मेरे पास इसकी फुर्सत है, न ही मुझे इसकी जरूरत। और सुन, अब मैं इंडिया नहीं आ सकूंगी, इसलिए अपने पति अमन से पूछकर अगर कहीं मेरे हस्ताक्षर की जरूरत हो तो अभी करा ले। आखिर तू ही तो माँ की असली वारिस है। मैं तो वर्षों पहले यहाँ से विदेश चली गई और वही की होकर रह गई। तूने ही माँ और पापा की देखभाल की है, उसे संभाला है, समझी कि नहीं सरिता की बच्ची? रीमा दीदी के मुंह से काफी दिनों बाद सरिता की बच्ची सुनकर सरिता को बड़ा अच्छा लगा, जैसे बचपन के कुछ क्षण फिर से वापस आने को आतुर हो गए। घर की साफ सफाई के बाद माँ का सामान ठीक करने का नंबर आया। उनके कपड़े करीने से बड़े सलीके से और तरतीबवार उनके वार्डरोब में हैंगर पर लटके हुए थे। शेष साड़ियाँ, ब्लाउज व पेटीकोट का सेट बनाकर पॉलीथीन में पैक करके रखे हुए थे। माँ ऐसी ही थी, हर चीज उन्हें कायदे से रखने की आदत यह कहीं मिनिया था और वह चाहती थी कि उनकी बेटियां भी अपना घर उसी तरह साज संवार कर सुव्यवस्थित रखे। बचपन में अगर नहाने के बाद तौलिया 1 मिनट के लिए सही जगह फैलाने से रह जाता तो समझो हम लोगों की शामत आ जाती। पापा थोड़े लापरवाह किस्म के इंसान थे और रीमा थी उन पर ही गई थी, सो वे दोनों अक्सर माँ की डांट खाते रहते थे। आखिर में माँ की बुक शेल्फ ठीक करने का नंबर आया। माँ की रुचि साहित्यिक थी और जहाँ कहीं भी कोई अच्छी किताब उन्हें नजर आ जाती वो उसे खरीदने में तनिक भी देर न लगाती। इस प्रकार धीरे धीरे माँ के पास दुर्लभ साहित्य का खजाना एकत्र हो गया था।
बुक शेल्फ झाड़ पोंछ कर किताबों को लगाते लगाते सरिता को किताबों के पीछे एक लाल रंग की डायरी दिखाई दी, जिस पर लिखा था सिर्फ प्रिय रीमा के लिए। सरिता कुछ देर उस डायरी को उलट पलट कर देखती रही। डायरी इस तरह सील थी कि उसे खोलना आसान नहीं था। सरिता ने डायरी झाड़ पोंछ कर रीमा दीदी को पकड़ा दी। रीमा सोफे पर पसरी हुई थी। उसने उचक कर पूछा, यह क्या है? माँ तेरे लिए एक डायरी छोड़ गई है, रख ले, सरिता ने कहा। रीमा थोड़ी देर उस डायरी को उलट पलट कर देखती रही, फिर उसने उसे वैसे ही रख दिया। उसे चाय की तलब लगी थी। उसने सरिता से चाय पीने के लिए पूछा तो बनाने किचन में चली गई। सोचने लगी कि माँ ने तो पता नहीं डायरी में क्या लिखा होगा। माँ को तो जो कुछ लिखना था सरिता को लिखना चाहिए था। आखिर वह उसकी ब्लू लाइट बेटी जो थी। रीमा सोचने लगी, माँ तो वैसे भी सरिता को ही चाहती थी। मुझे तो उन्होंने हमेशा अपने से दूर ही रखा। पता नहीं मैं उनकी सगी बेटी हूँ भी या नहीं। फिर सोचने लगी कि चलो अब तो माँ चली ही गई, अब उनसे क्या शिकवा की शिकायत करना। उसे आज तक बल्कि अभी तक समझ में नहीं आया कि माँ सबसे तो अच्छी तरह बोलती बतियाती थी, पर उसके साथ हमेशा कठोर क्यों बन जाती थी। रीमा शुरू से पढ़ने में बड़ी तेज थी और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती, जबकि सरिता औसत दर्जे की स्टूडेंट थी। माँ सरिता को रोज जबरदस्ती पढ़ाने बैठाती और उस पर मेहनत करती, तब जाकर वह किसी तरह क्लास में पास होती थी। उधर रीमा ने अपने स्कूल कॉलेज में मार्क्स लाने के कितने ही कीर्तिमान ध्वज कर दिए और ऐसे नए मानक गढ़ दिए जिनका टूटना असंभव सा था। स्कूल कॉलेज में रीमा की प्रिंसिपल व टीचर के प्यार से ज्यादा इज्जत की हकदार बन बैठी थी। उसके क्लासमेट्स उसकी ज्ञान की वजह से उससे एक तरह से डरते थे और एक दूरी बनाकर रखते थे, और इन्हीं कारणों से उसकी कोई अच्छी सहेली भी नहीं बन सकी। माँ ने तो वैसे भी उसे तीसरी क्लास से ही हॉस्टल में डाल दिया था। कई बार रोने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा। खैर, पापा हर शनिवार की शाम को उसे घर लेने आ जाते और सोमवार की सुबह उसे स्कूल छोड़ जाते। रीमा के लिए वह एक दिन बड़ा सुकून भरा होता। दिन भर वह अपने पापा के साथ मस्ती करती। माँ कई बार पूछती कि कोर्स की कोई कॉपी किताब लाई कि नहीं, और वह इन प्रश्नों से बचने के लिए पापा के पीछे दुबक जाती। उसके 8वीं पास करने के साथ ही पापा का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। सप्ताह में एक दिन घर आने वाले का चक्कर भी खत्म हो गया। इस शहर से जाने के बाद भी पापा हर महीने एक बार छुट्टी वाले दिन जरूर मिलने आते और कभी कभार मम्मी भी साथ में आती। माँ आते ही उसके हालचाल जानने से पहले ही पढ़ाई के बारे में पूछने बैठ जाती। पापा का अकेले आना उसे हमेशा बड़ा भाता। वह जो भी फरमाइश करती पापा तुरंत पूरी करते। तरह तरह की ड्रेसेस दिलाते। लंच व डिनर बनाकर ही होता। वह उसकी मनपसंद आइसक्रीम दिन में कई बार खाने को मिलती। इस तरह धीरे धीरे रीमा अपनी माँ से दूर होने लगी और अक्सर एक रटा रटाया मुहावरा उसके मुंह पर आने लगता, माँ तो बस सरिता की ही माँ है। सारा प्यार माँ ने उसके लिए ही रखा छोड़ा। मुझसे तो वे प्यार ही नहीं करती। इंटर तक रीमा उसी कॉलेज में पढ़ती रही और उसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में पूरे प्रदेश में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उस कॉलेज की प्रधानाचार्य ने तो फेयरवेल पार्टी वाली स्पीच में यहाँ तक कह दिया कि इस लड़की रीमा का चयन भारतीय प्रशासकीय सेवा में होने से कोई नहीं रोक सकता और इस कॉलेज को उस पर बहुत गर्व है। छोटे से शहर बनारस के उस छोटे कॉलेज से निकलकर रीमा को लेडी श्री राम कॉलेज मुंबई में दाखिला हाथों हाथ मिल गया। साथ ही माँ ने उसे IAS के
एंट्रेंस की कोचिंग भी ज्वाइन करा दी। फिर तो रीमा अपनी पढ़ाई भी की भागदौड़ में इस तरह मसरूफ हो गई कि उसे माँ के पास रहने और उनका प्यार दुलार पाने का मौका ही नहीं मिला, जिसके लिए वह हमेशा तरसती रही। पता नहीं कैसे एक दिन अचानक रीमा को लगने लगा कि वो तो एकदम मशीन बनती जा रही है और इसके लिए अब उसका मन कतई मान नहीं रहा था। रह रहकर उसे अब बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब वह माँ बाप के प्यार के लिए वंचित रही। धीरे धीरे उसमें विद्रोह के मुकस्वर उठने लगे। सबसे पहले उसने कॉलेज में टॉप करने के लक्ष्य को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि अगर वो दूसरे स्थान पर आ जाती है तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके बाद उसने IAS कोचिंग में भी ढील देनी शुरू कर दी। इन बातों से रीमा की एक अजीब सी जिद हो गई। इस कारण वह क्लास में पहले द्वितीय फिर तृतीय स्थान पर आ गई, जिससे उसके सभी साथी आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह IAS कोचिंग के साप्ताहिक टेस्टों में उसके नंबर कमतर आने शुरू हो गए। जैसे ही माँ को इसका पता चला, वे मुंबई पहुंच गए और उसे लगातार डांटती रही। रीमा को ये देखकर बड़ा सदमा लगा कि सरिता को हर साल नंबर कम आने पर प्यार से समझाने वाली माँ आज कहाँ खो गई है। माँ तो डांट कर चली गई, पर रीमा के मन में एक विद्रोह की चिंगारी को अनजाने में और भड़का गई। रीमा सोचती रही कि माँ अगर प्यार के दो बोल बोल कर समझा देती तो कौन सा आसमान छूना उसके लिए असंभव था। इसी बीच एक और बात हो गई। माँ की खास सहेली अंकिता का लड़का और उसका बाल सखा पवन भी मुंबई आ गया। एक दिन पवन से उसकी मुलाकात एक मॉल में हो गई। दोनों ने वहां कॉफी पीकर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। फिर तो आपस में बातों का सिलसिला ऐसा चला कि बचपन की दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही न चला। पवन ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगला अवसर मिलते ही पवन की माँ अंकिता आंटी माँ के पास पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने माँ को बताया कि पवन व रीमा आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, माँ का चेहरा उतर गया। जब उन्हें पता चला कि पवन ने इंजीनियरिंग की है और वह जॉब पाने के लिए प्लेसमेंट फॉर्म भर रहा है, तो माँ ने इस शादी के लिए ये कहकर इनकार कर दिया कि रीमा को तो अभी IAS बनना है। एक इंजीनियर व IAS में शादी कैसे हो सकती है। जैसे ही रीमा को इस बात का पता चला, विद्रोह की छोटी सी चिंगारी एकदम ज्वाला बन गई। परिणाम स्वरूप उसने प्रतियोगिता परीक्षा का एक पेपर ही छोड़ दिया। माँ को जब इसका पता चला तो वे बहुत चीखी चिल्लाई। कितनी ही बार पूछने पर भी उसने ऐसा क्यों किया, रीमा खामोश बनी रही। कुछ असर न होता देख माँ रीमा को समझाने बैठ गई। काफी देर बाद रीमा ने जो पहला वाक्य कहा वह यह था कि उसे पवन से विवाह करने देगी या नहीं, अन्यथा दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब तो माँ रोने बैठ गई, परंतु इस बातों का रीमा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन रुककर वो मुंबई लौट गई और उसने पत्रकारिता के कोर्स में प्रवेश ले लिया। धीरे धीरे रीमा ने घर आना भी कम कर दिया। इधर पवन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब मिल गई और उधर रीमा को दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल में काम मिल गया। माँ ने लाख समझाया पर रीमा ने भी जिद पकड़ ली और इसके बाद फिर IAS की प्रतियोगिता में बैठी ही नहीं। बाद में पवन और रीमा ने विवाह कर लिया, जिसमें माँ शामिल तो हुई पर बड़े ही बेमन से। इसके कुछ सालों बाद रीमा पवन के साथ लंदन चली गई और वहीं की नागरिकता ले ली। दीदी चाय बना रही हूँ, पियोगी? सरिता की आवाज सुनकर रीमा वापस वर्तमान में लौट गई। उसे लगा कि बचपन की कड़वाहट फिर से मुंह को फसेला कर गई।
कई बार रीमा मन को समझा चुकी है कि माँ के जाने के बाद उसे अब सब कुछ भूल जाना चाहिए, परंतु वह क्या करे। मन के बेलगाम घोड़े अब भी उसी जानी पहचानी व अनचाही राह पर निकल पड़ते हैं। माँ की बरसी के बाद रीमा ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। सरिता के बहुत कहने के बाद उसने माँ के कपड़ों में से एक दो साड़ियाँ रख ली और माँ की एक दो छोटी बड़ी तस्वीरें। आखिर नियत तिथि पर रीमा चली गई। यद्यपि उसने लाख मना किया, पर सरिता व उसका पति रोहित उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। उसका छोटा बच्चा रीमा मौसी की गोद में ही बैठा हुआ था और लगातार उसे पूछ रहा था, मौसी आप फिर कब आओगी। रीमा उस नन्हे से फिर से आने का वादा करके सिक्योरिटी चेक से अंदर चली गई। उसे लगा कि जितना वह इन बंधनों को भूल जाना चाहती है, वह एक नया मोहपाश उसे बांधने को तैयार खड़ा मिलता है। वेब चॉइस से उसे प्लेन में अच्छी सी सीट मिल गई और वह सामान रखकर सोने के लिए पसर गई। 1-2 घंटे की गहरी नींद के बाद रीमा की आंख खुल गई। पहले सीट के सामने वाली टीवी स्क्रीन पर मन बहलाने की कोशिश करती रही। फिर बैग से च्युइंगम निकालने के लिए हाथ डाला तो साथ में माँ की वो डायरी भी निकल आई। मन में आया कि देख लूं आखिर माँ मुझसे क्या कहना चाहती थी जो उन्हें इस डायरी को लिखना पड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उस पर लगी सील को खोल डाला और समय काटने के लिए पन्ने पलटने शुरू किए। एक बार पढ़ने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो अंत तक रुका ही नहीं। पहले पेज पर लिखा था सिर्फ अपनी प्रिय रीमा के लिए। दूसरे पन्ने पर मोती के जैसे दाने बिखरे पड़े थे। लिखा था, मेरी प्रिय छोटी सी लाडो बिटिया, मेरी जान मेरी रीमो, जब तुम ये डायरी पढ़ रही होगी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें वह सब कुछ बताना चाहती हूँ जिसकी तुम जानने की हकदार हो। मैं अपने मन पर कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहती और तुम मेरी बात समझने तो क्या सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। सो जाते जाते अपनी वसीयत के तौर पर यह डायरी देकर जा रही हूँ, क्योंकि तुम हमारी पहली संतान हो। तुम जैसी नन्ही सी परी पाकर में और तुम्हारे पापा निहाल हो उठे थे। धीरे धीरे मैं तुम में अपना बचपन तलाशने लगी। छोटी होने के नाते मैं जिस पर प्यार व चीजों से महरूम रही, वे खिलौने वे गेम में ढूंढ ढूंढ कर तेरे लिए लाती थी। जब तुम्हारे पापा कहते तुम भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाती हो, सुनकर ऐसा लगता कि मेरा बचपन फिर से जी उठा है। धीरे धीरे मैं तुम में अपना रूप देखने लगी और तुम्हारे साथ अपना बचपन जीने लगी। जो कुछ भी मैं बचपन में नहीं हासिल कर पाई थी, अब तलाश करने की कोशिश करने लगी थी। समय के साथ तुम बड़ी होने लगी और मेरी फिर से अपना बचपन सुधारने की ख्वाहिश बढ़ने लगी। तुम पढ़ने में बहुत तेज थी। प्रकृति ने तुम्हें विलक्षण बुद्धि से नवाजा था। तुम हमेशा क्लास में प्रथम आती और मुझे लगता कि मैं प्रथम आई हूँ। यहाँ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफी कमजोर थी, पर तुम्हें यह बताती रही कि मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह कक्षा में प्रथम आती थी। इसलिए मेरे मन में एक ग्रंथि बैठ गई थी कि मैं तुम्हारे द्वारा अपनी उस कमी को पूरा करूंगी। समय के साथ साथ मेरी यह चाहत सनक बनती चली गई और मैं तुम पर पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक जोर डालने लगी। जब मुझे लगा कि घर पर तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं हो पाएगी, तो मैंने तुम्हारे पापा के लाख समझाने के दरकिनार कर छोटी उम्र में तुम्हें हॉस्टल में डाल दिया। इस तरह मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम भी धीरे धीरे मशीन बनती चली गई। दूसरी तरफ सरिता पढ़ने में कमजोर थी और मैं उसे खुद लेकर पढ़ाने बैठने लगी। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारे मन में धीरे धीरे विद्रोह के स्वर उभरने लगे। मैं तुम्हें IAS बनाना चाहती थी, जिससे अपनी सनक में अपने जान पहचान
नाते रिश्तेदारों व दोस्तों पर डाल सकूं, पर तुमने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और प्रतियोगिता के लिए कुछ प्रश्न जानबूझकर छोड़ दिए। तुम्हारी यह कही मेरी सफलता में कोई बाधा न आए, इसलिए मैंने तुम्हें किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की इजाजत भी नहीं दी थी, पर तुमने उसमें भी बहस लगा दी और विद्रोह के स्वर तेज कर दिए और पवन से चुपचाप विवाह कर लिया। तुम तो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, इसलिए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने तुम्हें हाथों हाथ ले लिया, पर तुमने अपनी माँ के एक बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद तो तेरी माँ ने सपना ही देखना बंद कर दिया। समय के साथ मैंने तुम्हारे पति को भी स्वीकार कर लिया और सब कुछ भूलकर तुम्हारे कम मिले प्यार की भरपाई करने में जुट गई, पर अब तुम इसके लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे मन में पड़ी गांठ, जिसे मैं खोलने या कम से कम ढीला करने की कोशिश कर रही थी, उसे तूने पत्थर सा कठोर बना लिया था। हाँ, अपने पापा के साथ तुम्हारा व्यवहार सदैव मीठा, स्नेहपूर्ण व बचपन जैसा ही बना रहा। तुम्हारी ये बेरुखी या अनजानेपन वाला व्यवहार मेरे लिए सजा बनता गया, जिसे लगता है मैं अपने मरने के बाद भी साथ लेकर जाऊंगी। पर रीमू, कभी तूने सोचा कि मैं भी तो एक माँ हूँ और हर माँ की तरह मेरा भी दिल है, अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसता होगा। तुम और सरिता दोनों भी मेरी भुजाओं की तरह हो और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने अपने दाएं हाथ अपनी रीमा पर ज्यादा भरोसा कर लिया। हर माँ की तरह मेरे मन में भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे जिन्हें मैंने तुम्हारी आंखों से देखने की कोशिश की थी। अगर इसके लिए मैं गुनहगार हूँ तो मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ, पर अफसोस तूने तो बिना कुछ मेरी सफाई सुने मेरे लिए मेरी सजा भी मुकद्दर कर दी और उसकी मियाद भी मेरे मरने तक सीमित कर दी। मैंने यह डायरी इस आशय से तुम्हें लिखी है कि शायद आज तुम मेरी बात को समझ सको और अपनी माँ को आप माफ कर सको। अंत में ढेर सारे आशीर्वाद व उस स्नेह के साथ जो मैं तुम्हें जीते जी न दे सकी, तेरी माँ। डायरी का आखिरी पन्ना पलटकर रीमा ने उसे बंद कर दिया। कभी ना रोने वाली रीमा का चेहरा आंसुओं से तरबतर हो चला गया और इतने दिनों की वो जीत, वो गांठ भी साथ ही खुलने लगी। पर आज उसने भी उन आंसुओं को न तो पोंछा न ही रोका। उसे लगा सर्दी बढ़ गई है और उसने कंबल को सिर तक ढक लिया। वह ऐसे सो गई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की खोई हुई गोद में इत्मीनान से सो जाता है। आज ही रीमा को भी लगा कि माँ कहीं गई नहीं है और पूरे शिद्दत से आज भी उसके पास है। माँ की गोद में सोई रीमा की आंखों से आंसू मोती बनकर बह रहे थे। तभी उसे लगा माँ ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, अब क्यों रोती है मेरी लाडो? अब तो तेरी माँ हमेशा तेरे पास है। और रीमा करवट बदलकर फिर गहरी नींद में चली गई। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।